name is Aditi Joshi and I'm the assistant professor of Vyani Group of Colleges. Today I'm here to deliver my topic on Mossberg spectroscopy ऑन द बिहाफ ऑफ gurukpo.com। तो आज हम मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। ये भी हमारी एक नई फंडामेंटल टेक्निक आई है। जैसे हमने और स्पेक्ट्रोस्कोपीज देखी, जैसे हमने एनएमआर देखी, हमने रोटेशनल देखी, हमने वाइब्रेशनल देखी, हमने रमन देखी, उसी तरीके से एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी है मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये इन दिनों बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि ये बिल्कुल नई है, एडवांस टॉपिक है। तो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह के अंदर ये इससे क्वेश्चन आने लगे हैं, जबकि और पहले वाले जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी टेक्निक्स होती थी उन पर थोड़े से क्वेश्चन कम हुए हैं। तो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिकली हमारा रीज़न होता है वो होता है गामा रेज। गामा रेज में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रीज़न होता है वो ये होता है कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब हम किसी न्यूक्लियाई को लेते हैं या किसी सोर्स को हम लेते हैं और जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं तो वो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक बहुत बड़ी रेंज होती है जिसमें बहुत तरह की इंटेंसिटीज़ वाली लाइट्स वगैरह मिलती हैं। इसके अंदर बहुत सारे इसके रीजन्स होते हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, हम बात कर सकते हैं कि IR रीजन, इसका फार IR रीजन, विजिबल रीजन। उनमें से पर्टिकुलर किस रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके वो डिटेक्टर पे हमारे रिजल्ट को शो करता है उसे ही हम रीजन कहते हैं। तो यहाँ मॉसबेयर का जो रीजन होता है वो गामा रेज होता है। अब सबसे पहली बात ये कि हमें मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ी। मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली जो होती है सॉलिड मॉलिक्यूल्स पे काम करती है, ठीक है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स पे काम करती है। इसके साथ साथ जो इसका जो बेसिक जो इसका है, ये किसी भी कंपाउंड की उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बताने के काम आती है। लाइक हम जैसे इसकी मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम देख सकते हैं कि आसपास का मतलब जैसे कोई हमने कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड सपोज कर हमने एक Fe का न्यूक्लियस लिया, उसके साथ हमने 6 साइनाइड के लिगेंड जोड़ दिए, तो उसका और एक बार हमने ये लिया कि हमने 6, जैसे हम जानते हैं कि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो अगर हम एक तो हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, एक में FeCN6 लिया जबकि एक में हमने FeCN4Cl2 लिया, मतलब ये होगा कि दोनों मतलब एक में क्या है लिगेंड बिल्कुल सेम है और एक में लिगेंड बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम इस तरीके के जब कंपाउंड बनाते हैं तो इनके जो डिटेक्शन का काम होता है वो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी करती है, क्योंकि मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो न्यूक्लियस के इंटरेक्शन पे काम करती है। और आप जानते हैं कि जैसे हमारे आसपास का सराउंडिंग वाला एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसके अंदर भी कोई ना कोई वेरिएशंस आएंगे। तो इस तरीके से मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। और ये जो डेवलप की गई थी वो की गई थी रुडोल्फ मॉसबेयर ने। ये एक साइंटिस्ट थे और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बेसिकली जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन और इमिशन, मतलब हमारी जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में कह सकते हैं कि रेजोनेंस, लेकिन हम ऐसे सिंगल रेजोनेंस नहीं कहेंगे, हम इसे न्यूक्लियर रेजोनेंस कहेंगे, क्योंकि मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो इंटरेक्शन होते हैं, जो इस तरीके का एब्जॉर्प्शन इमिशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसे हम न्यूक्लियर रेजोनेंस कहते हैं। तो न्यूक्लियर रेजोनेंस हम ये कह सकते हैं कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसे सिंप्लीफाई में कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डालते ही क्या होगा, या कोई भी लाइट को हम डालते हैं तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक्साइटेड। अब वो अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो एक बार तो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर आना कहाँ चाहेगा फाइनली, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो होती है वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। जैसे एक इंसान अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए, एटम्स हुए, वो भी अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब जब एक्साइटेड होकर वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो इस दौरान क्या होगा, वो फिर वहाँ पे गया, वो वहाँ पर वो अनस्टेबल रहा, तो वापस से क्या होगा, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इस दौरान वो कुछ एनर्जीज को इमिट करेगा। मतलब क्या होता है, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये पहली सीढ़ी, ये जैसे हम जानते हैं स्टेयर्स के एग्जांपल से ले सकते हैं कि जब हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, लेकिन जब हम स्टेयर्स से उतरते हैं तो एनर्जी कम लगती है। उसी तरीके से इसमें होता है कि भाई एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि एक्साइटेड होना है तो एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसे एनर्जी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मतलब वापस से एमिशन करेगा, यानी अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। अभी जो एनर्जी इमिट होती है वो हमारी गामा रेस की फॉर्म में होती है। तो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 टर्म हमेशा ही काम करेगी, एक होगा हमारा सोर्स न्यूक्लियाई और एक होगा हमारा एब्जॉर्बर न्यूक्लियाई। और हाँ, ये दोनों क्या होता है, बेसिकली मैक्सिमम केसेस में दोनों सेम होते हैं। और इनका तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ही काम में लिया जाता है। इसका भी हम रीज़न बताएंगे कि हम रेडियो एक्टिव कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, सारे रीज़न बताएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आप इसमें देखिए, जैसे ये आपने सोर्स न्यूक्लियाई लिया, जैसे आप सपोज करो आपने Fe57 का एक न्यूक्लियाई लिया है, इसके अंदर आपने जो पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, उन्होंने वापस अपने ग्राउंड स्टेट में, तो उन्होंने इस दौरान क्या किया, गामा रेस को इमिट किया। अब ये गामा रेस को एब्जॉर्बर, वो भी क्या है हमारा Fe57 मान लो, तो इस तरीके, तो इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्बर ने क्या किया, ये जो हमारी गामा रेज आई थी इसको एब्जॉर्ब किया और वापस से एक्साइटेशन में चला गया। तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है उसी को हमारा क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियर रेजोनेंस बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियर रेजोनेंस होने के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, हर मॉलिक्यूल ही इस तरह के स्पेक्ट्रस को भी शो नहीं करता है। तो हम थर्ड इस पे आते हैं, हम इस चीज़ को हम आगे जाके समझेंगे।
अब आफ्टर द अंडरस्टैंड बाय द बेसिक प्रिंसिपल हम एक फॉर्मूला पे आते हैं जो कि मॉसवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए नहीं, बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपीज के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लाइफ टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर के लिए अपनी लाइफ स्पान करता है या कितनी देर के लिए वो रहता है, उसे ही हम लाइफ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होता है उसका रिलेशन होता है किससे, हमारी ब्रॉडनेस से, कि हमारे जो सिग्नल होंगे वो ब्रॉड होंगे, वो इंटेंस होंगे, या फिर वो क्या होंगे, वो बिल्कुल शार्प होंगे, सिंगल लाइन होंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मीन लाइफ टाइम पे डिपेंड करती है। तो क्या होता है, जो इस तरीके से हम एक रिलेशन समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हाइजेनबर्ग वाला प्रिंसिपल जैसा ही लगेगा आपको। तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे हमारा डेल्टा ई क्या है, जो हमारी बीच का गैप है, यानी एक्साइटेड स्टेट का और जो हमारी ग्राउंड स्टेट है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम डेल्टा ई कहते हैं। डेल्टा टी जो होता है वो हमारा मीन लाइफ टाइम, मैंने लाइफ टाइम आपको बता दिया कि एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल कितनी देर तक रहेगा, उससे हम लाइफ टाइम कहते हैं। एच हमारे यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है। तो क्या होता है, हम जो ई है उसको हम आइंस्टीन के फॉर्मूले से समझ सकते हैं, एच डॉट डेल्टा म्यू, म्यू क्या है हमारी फ्रिक्वेंसी। तो हम इस तरीके से, अब ये जो डेल्टा म्यू है ये हमारी डेल्टा म्यू ही हमारी ब्रॉडनेस है कि सिग्नल कितना ब्रॉड होगा, और या फिर हमारी लाइन विड्थ है कि जो हमारी लाइन आ रही है वो ब्रॉड में आएगी या वो बिल्कुल शार्प लाइन में आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो इन्वर्स रिलेशन ये समझ सकते हो कि जिसका लाइफ टाइम जितना ज़्यादा उसकी ब्रेथ उतनी कम, यानी जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल या एटम है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जितना ज़्यादा रहेगा उसकी जो ब्रॉडनेस आएगी वो उतनी ही कम आएगी। ठीक है, यानी वो कैसा होगा, बिल्कुल शार्प सिग्नल देगा। लेकिन जिस मॉलिक्यूल की लाइफ टाइम बहुत कम होगी, यानी वो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, बहुत कम देरी के लिए रहेगा, तो वो फटाफट नीचे आ जाएगा, तो उसके जो क्या होगा, सिग्नल कैसा होगा, उसका शार्प होगा, यानी ब्रॉड नहीं होगा। तो ये इनवर्स रिलेशंस होते हैं कि भाई हम ये कह सकते हैं कि जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा, जितना ज़्यादा लाइफ स्पैन करेगा उसकी क्या होगी, ब्रॉडनेस उतनी कम, और जिसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा उसका लाइफ टाइम कम। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि, और हाँ, जो हमारा ये जो डेल्टा टी होता है उसका हम है ना, जो हमारी हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ से हम रिलेशन ये समझ सकते हैं कि जो मीन हाफ लाइफ जो होती है, मीन लाइफ टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1144 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी हाफ हमारी क्या है यहाँ पर, हाफ लाइफ। तो जैसे एक एग्जांपल दिया था, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Fe57 इज 1.5 × 10⁻⁻7 सेकंड। द लाइन विद ऑफ द रेजोनेंसेस, ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि भाई इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल दिया होगा और अगर हमें ये रिलेशन पता है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने हमें ये पूछा है लेकिन इसने हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दी कि मीन लाइफ टाइम क्या है, ये हमें उसने कुछ नहीं बताया है, लेकिन हमें पता है कि मीन लाइफ टाइम और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन है, उसने हमें हाफ लाइफ दी है। तो यहाँ पर हम जो है, हमारा जो हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ से डेल्टा म्यू निकालना है। डेल्टा म्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, और जो हमारे यहाँ से निकल के हमारा डेल्टा म्यू आएगा वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। डेल्टा म्यू जो क्या आएगा वो h अपॉन 2 पाई h। तो डेल्टा टी का जो रिलेशन हम लिख सकते हैं 1.44 × टी हाफ। तो टी हाफ में जो हमें टी हाफ की वैल्यू दी हुई है वो गिवन है, एच से एच कट जाएगा, और इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसकी क्या निकाल सकते हैं, विद ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, तो हमने बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया। अब हम बात करते हैं रिकॉयल एनर्जी और रिकॉयल इफेक्ट। तो बेसिकली ये हमने इंस्ट्रूमेंटेशन बनाया है इसका मॉसवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो यहाँ क्या होता है, एक मूवेबल सोर्स होता है। मूवेबल सोर्स का मतलब होता है कि वो ऑब्जर्वर की तरफ आगे भी जाता है, पीछे नहीं, मतलब वो क्या होता है, मूव करता है। वो मूव क्या कर सकता है, आगे की तरफ भी कर सकता है, या वो मूव पीछे की तरफ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सोर्स ने गामा रेज को इमिट किया, ऑब्जर्वर ने उसे एब्जॉर्ब किया। अब ये जो गामा रेज होगा उसका जो सिग्नल होगा वो हमारा डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो बेसिकली रिकॉयल क्या होता है, रिकॉयल एनर्जी, रिकॉयल का मतलब होता है वापस से अपनी पुरानी कंडीशंस में लौटना। जैसे आप सपोज सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है रिकॉयल का, वो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जब हम गन चलाते हैं, तो जब हम जब शूट कर रहे होते हैं तो हम आगे की तरफ हमारी जो आगे की तरफ हम फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो शोल्डर होता है वो भी पीछे की तरफ होता है। तो इससे रिकॉयल होना कहता है कि जो जितना आपने लगाया, यानी वो एक्शन और रिएक्शन वाला चीज़ हो गई कि आपने जितना आगे की तरफ लगाया उतना ही क्या हुआ, पीछे की तरफ हुआ। तो ये बेसिकली जो होता है किस पे, जो हमारी रिकॉयल एनर्जी होती है वो बेस किस पे होती है, हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा, जब कोई सोर्स जो होगा वो जब आगे की तरफ मूव कर रहा है या पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस दौरान क्या होगा, जो उसकी बेसिक, यानी उसने क्या किया, वो गामा रेस को इमिट किया था। अब वो पूरी की पूरी एनर्जी जो गामा रेस की निकली है वो एज इट इज कभी भी एब्जॉर्बर उसको इमिट नहीं कर, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यह इस दौरान क्या हुआ पे रिकॉयल वाले इफेक्ट्स भी लगेंगे। रिकॉयल इफेक्ट का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी थी उसके अंदर से कुछ एनर्जी किस में चली गई, रिकॉयल एनर्जी में। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सपोज करो कि यहाँ से ई गामा जो हमारी एनर्जी इमिट हुई थी उसके अंदर
से हम रिकॉइल एनर्जी को अगर माइनस कर देंगे तो वो एनर्जी, इसमें से इतनी एनर्जी कम हुई है, उस एनर्जी को किसने, एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब किया है। अब यहाँ पर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होगा कि जितनी इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसके अंदर आप क्या करोगे, उतनी ही रिकॉइल एनर्जी को ऐड कर दोगे। तो ये हमारा वहाँ पर हमारा जो सिस्टम था कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, चलो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें बेसिकली ये चाहिए होता है कि भाई जितनी उसने नेचुरल जो एनर्जीज को जितना उसने इमिट किया था उतना का उतना ही एब्जॉर्बर को एब्जॉर्ब करना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि रिकॉइल एनर्जी वाला रिकॉइल इफेक्ट काम कर रहा है। तो मॉसफियर में बेसिकली ये जो हमारे न्यूक्लियस होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिकॉइल फ्री होने चाहिए। जो हमारे ट्रांजिशन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रिकॉइल फ्री। तो क्या होता है, जैसे आप गैस मॉलिक्यूल्स की या लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, एटम्स भी फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, ये रिकॉइल का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जितना फ्री है वो उतना ही ज़्यादा मोमेंटम करेगा, उतनी वेलोसिटी शो करेगा, तो उसके अंदर रिकॉइल होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स की, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स की एक कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है जिसमें हर एटम अपनी एक पर्टिकुलर जगह पर होता है। तो वहाँ क्या होता है, हमारे रिकॉइल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम एग्जैक्टली रिकॉइल फ्री एनर्जी ले रहे हैं, रिकॉइल फ्री हम जो ट्रांजिशन करा रहे हैं, पर उसकी जो रिकॉइल एनर्जी होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। इस वजह, यही रीज़न है कि हमारा जो मॉसफियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सॉलिड्स पे ही अप्लाई होती है, ना कि वो गैस पे अप्लाई होती है, ना ही वो लिक्विड पे अप्लाई होती है। और इसका रीज़न हमारा क्या हो गया, क्योंकि इसके अंदर जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो वह रिकॉइल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब रिकॉइल होने के एनर्जी के लूज होने के चांसेस कम हुए तो हम पर्टिकुलर जो हमें एनर्जी, जो नेचुरल एनर्जी हमें पहले देनी थी उतनी की उतनी मिली है। लेकिन गैस और लिक्विड में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, गैप ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग या रेजोनेंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चांसेस कम हो जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमें कैसा, हमें एक सिग्नल होना कैसा चाहिए, उसकी पीक बहुत हाई पीक होनी चाहिए, वो इंटेंस सिग्नल होना चाहिए। लेकिन लिक्विड और गैस में जो सिग्नल तो बहुत ब्रॉड होता है और उसे हम मेजर भी नहीं कर पाते। तो यही हमारा रिकॉइल इफेक्ट होता है। तो आप इस तरीके से समझिए, ये जैसे ये हमारा सोर्स न्यूक्लियाई है, ये हमारा एब्जॉर्बर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो सोर्स ने क्या किया, अब रिकॉइल, जो सोर्स की जो एनर्जी थी उसमें से रिकॉइल एनर्जी को आपको माइनस करना पड़ेगा, जबकि जो एब्जॉर्बर ने जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसके अंदर उतनी ही रिकॉइल एनर्जी को देना पड़ेगा ताकि ओवरऑल हमारा क्या हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा अप्लाइड हो सके। ठीक है, तो ये जो गैप है, जैसे सपोज करो ER इसकी एनर्जी थी, ER इसकी एनर्जी थी, तो जो गैप होना चाहिए सोर्स और एब्जॉर्बर के बीच में, यानी इन दोनों के बीच की जो लाइन विद होनी चाहिए, जो वो कितनी होनी चाहिए, 2ER के बराबर होनी चाहिए या 2ER से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम रिकॉइल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमने रिकॉइल एनर्जी के बारे में जाना है, रिकॉइल एनर्जी का क्या रोल है वो हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 3 इस तरीके से पीक्स बनाई है। तो पहली पीक में क्या है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। मैक्सिमम ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब सोर्स और न्यूक्लियाई जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है, जो हमारा सोर्स है वो मूव नहीं कर रहा है। तो मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब कोई रिकॉइल एनर्जी वहाँ काम ही नहीं करेगी। कोई रिकॉइल एनर्जी काम नहीं करेगी तो क्या होगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि हमारी मैक्सिमम ओवरलैपिंग को रोक कौन रहा है, रिकॉइल एनर्जी तो रोक रही है। क्योंकि रिकॉइल एनर्जी वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी इमिट की गई थी उतनी ही एब्जॉर्ब कर ली गई। ले तो इस वाले केस के अंदर जो हमने दोनों को फिक्स रखा है, यानी एब्जॉर्बर और सोर्स को हमने फिक्स अपनी पोजीशन पे रखा, तो रिकॉइल से उनकी एनर्जी का लूज नहीं, कोई भी एनर्जी लूज नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी इमिट की उतनी ही एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इस केस में हमारी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी और ये एम्बी स्पेक्ट्रा देगा। सेकंड कंडीशन हमने क्या ली, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन हमने कहा मतलब ये होता है कि जो इनका गैप होना चाहिए, यानी डेल्टा वी, यानी विड्थ, जो दोनों के बीच के सिग्नल्स के बीच की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, या तो 2ER के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है। और इसके अंदर जो हमें मिलता है, जो सॉलिड में बेसिकली जो मिलता है वो ये वाली कंडीशन ही मिलती है, इसमें हमारी पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। थर्ड केस हम जो इस तरीके का जो मिलता है हमें, वो मिलता है हमें लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री घूमते रहते हैं आपस उसमें, तो क्या होता है, उतनी ही ज़्यादा रिकॉइल एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। यहाँ पर जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी ही ओवरलैपिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस वजह से जो 2 मैक्सिमा हमें मिलती है, सोर्स की और एब्जॉर्बर की, उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा आ गया। गैप बहुत ज़्यादा आने की वजह से क्या होगा, जो हमारे डेल्टा वी है वो बहुत ज़्यादा उसमें रिकॉइल एनर्जी आ गई। तो ये कंडीशन जो होती है वो मॉसफियर स्पेक्ट्रोस्कोपी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारी बेसिक
कंडीशन ये होनी चाहिए कि गैप जो होना चाहिए या तो 2ER के बराबर हो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन इस केस में 2ER बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बैंड गैप में बहुत ज़्यादा, तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो है इस तरीके के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं, मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देंगे। यही रीज़न है कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर फेवरेबल फॉर द मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी बट द लिक्विड्स एंड द गैसेज नेवर शो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो मॉसबेयर सिग्नल होता है वो बेसिकली एक तरीके का हमारा ग्राफ होता है, और वो ग्राफ किन किन के बीच में होता है। एक ये हमारा वेलोसिटी है, इसे हम डॉपलर वेलोसिटी भी कहते हैं, और जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज है जिसे रिलेटिव ट्रांसमिटेंस भी कहते हैं, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ आता है, और वो ग्राफ जो होता है वो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, जब आगे हम एप्लीकेशन पार्ट, आइसोमर शिफ्ट या क्वाड्र वाल स्प्लिटिंग वगैरह ये जब हम पढ़ेंगे तो हम इस तरह के बहुत सारे ग्राफ को एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। लेकिन बेसिकली बस कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिग्नल मिलता है वो सिग्नल किन के बीच में, मतलब वो जो आपने जो सिग्नल को डिटेक्ट किया वो जो ग्राफ बनता है वो उनके किन किन के बीच में बनता है। तो एक तो हमारी वेलोसिटी होती है विच इज डॉपलर वेलोसिटी, एंड द सेकंड वन इज इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज और रिलेटिव ट्रांसमिटेंस ऑफ गामा रेज। तो हम बात करते हैं सोर्स एंड एब्जॉर्बर की। तो मैंने बताया आपको सोर्स क्या होता है, सोर्स वो होता है जो क्या होता है हमारी गामा रेज को इमिट करता है, और एब्जॉर्बर क्या होता है जो हमारी गामा रेज को एब्जॉर्ब करता है। तो जो हमारी बेसिकली जो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमेशा ही एब्जॉर्बर के थ्रू दी जाती है, ना कि सोर्स के थ्रू। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हो कि जैसे सपोज करो इसके कुछ पर्टिकुलर आइसोटॉप्स होते हैं जो इस तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं, तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन उनमें क्या होगा कि जो हमें जैसे 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसमें से जैसे लिखा होगा विच वन ऑफ दी गिव मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो एक तरफ हमने लिखा कोबाल्ट 57, दूसरी तरफ हमने लिखा Fe59, उसके बाद में हमने टेलुरियम 125 लिखा, और उसके बाद में SN119 लिखा। तो इन चारों के अंदर क्या होगा कि कौन नहीं देता है, अगर पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे यहाँ सोर्स है वो नहीं देता है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि CO57 जो होता है वो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कौन शो करता है, एब्जॉर्बर। तो इस तरीके की हमने एक टेबल बनाई है, लेकिन पहले हमने सोर्स और एब्जॉर्बर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बेसिकली सोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि वो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करे। पहला ये होना चाहिए कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होना चाहिए। आइसोटॉप्स क्या होता है हमारे, जिसके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो मैक्सिमम सबके सेम होते हैं, लेकिन मास जो हमारा होता है मास नंबर वो डिफरेंट होता है, और वहाँ से हमारे क्या होता है वो आइसोटॉप्स बनते हैं। सेकंड होना चाहिए कि जो हमें इमिशंस लाइन मिल रही है, इमिशंस लाइन का मतलब है कि जो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, इस दौरान जो हमें सिग्नल मिल रहे हैं, जो लाइन बन रही है वो उतनी बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, और साथ साथ क्या होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। क्योंकि जब हम रीडिंग लेते हैं, जब उस ग्राफ को हम डिटेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर एक वेलोसिटी पे पर्टिकुलर उस पे आएगा, लेकिन अगर ग्राफ के जो है वो बहुत ब्रॉड है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे हम किस पीक को काउंट करें। तो वो क्या होनी चाहिए, द इमिशन लाइन शुड बी नैरो एंड इंटेंस, एंड द थर्ड वन इज सोर्स शुड बी केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब ये कि अगर सोर्स ही मॉसबेयर एक्टिव हो गया तो फिर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी नहीं, क्योंकि एब्जॉर्बर को देनी है वो। तो सोर्स अगर हमारा केमिकली एक्टिव हुआ तो उसमें कुछ भी तरह का हो सकता है हमने उस पर रेडिएशन वगैरह डाला तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, या उसके अंदर क्या हो गया, ऑटो रेडियोलाइसिस हो गया, या वो कोई जैसे क्रॉम्पटन इफेक्ट, जैसे एक्सरेज वगैरह को एब्जॉर्ब करके क्रॉम्पटन इफेक्ट शो कर दे, या इस तरीके के जो इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं देने चाहिए। अब हम एक टेबल देख रहे हैं कि एक एब्जॉर्बर जो आई होता है, आई क्या होता है हमारा न्यूक्लियर रेजोनेंस स्पिन, और तो ग्राउंड स्टेट का कितना है, एक्साइटेड स्टेट का कितना है, और हमारे सोर्स क्या है। तो जैसे जब हम एब्जॉर्बर के लिए हमने क्या Fe57 लिया तो हमारा सोर्स क्या कौन सा होगा, CO57। जब हमने SN119 लिया तो हमारा इसका भी सोर्स क्या होगा, SN119। जब हमने टेलुरियम 125 लिया तो इसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा, आयोडीन 125, और जब हम आयोडीन 129 को एज ए एब्जॉर्बर ले रहे तो द सोर्स विल बी टेलुरियम 129। अब ये जो ग्राउंड स्टेट और जो एक्साइटेड स्टेट है उनकी ये क्या है, हमारा न्यूक्लियर रेजोनेंस स्पिन नंबर्स है, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके का समझ लिया। अब हम जब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, आज हमने बेसिक प्रिंसिपल समझे, हमने क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो समझ लिया हमने मॉसबेयर देने के लिए। थर्ड हमने ये समझा कि रिकॉइल एनर्जी क्या होती है, इसका रीज़न ये किसने डेवलप की ये देखा हमने। इस तरीके का एमबी सिग्नल किन किन के बीच में होता है, सोर्स कौन सा होता है, एब्जॉर्बर क्या होता है, और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने सब समझ लिया है। अब बेसिकली हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट में हमारा आइसोमर शिफ्ट आएगा, हमारी क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग आएगी, वो उसके अंदर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस हमने क्या लिया है, हमने हमारे जो लिगेंड्स हैं वो हमने सेम लिगेंड्स लिए हैं, डिफरेंट लिगेंड लिए हैं, वो हम जेटीडी का भी इफेक्ट देंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जिसे बोलते हैं कि वो किस तरीके से वैरी कर रहा है। उसके बाद हम जिमान स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। जिमान स्प्लिटिंग वो कि जैसे हम मैग्नेटिक की फील्ड के अंदर जब उस मॉलिक्यूल को रखेंगे तो उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल्स में जो स्प्लिटिंग वगैरह आएगी उसको पढ़ेंगे। तो वो हमारे सेकंड पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो हमारा मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है वो हमारा कहता है इसका बेसिक पार्ट। अब जब ये समझ में आ गया तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। सो थैंक यू so much for watching my video. Please like, comment and share, and don't forget to subscribe our GuruKPO.com. Thank you so much.